दोस्तों, अभी तक हमने जो कहानी सुनी त्रिया चरित्र का वो एक पार्ट था। अब उसके आगे का पार्ट हम आज के इस व्याख्यान में सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने उसको छोड़ा था। उस कहानी को हम वहाँ से ही इसका प्रारंभ फिर से करते हैं। मगनदास जो कि कौन है? छगनदास का बेटा। वो भी कौन सा बेटा? जो दत्तक पुत्र गोद लिया गया था। मगनदास के द्वारा जब उसको खबर भिजवाई गई कि उसके यहाँ पर भाई पैदा हुआ है, तो वो घर न जाकर अपनी पत्नी के यहाँ गया। जब उसने पत्नी के बारे में सुना कि वो तो बहुत ही ऐशो आराम में जीती है, तो वो वहाँ से भी वापस लौट आया। अब इसके बाद आगे वो क्या करता है हम आगे देखते हैं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की एक दुकान थी। यहाँ आसपास से मजदूर लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यावहारिक पाठ मिल जाता। मगनदास थका मांदा था ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा था और सुबह को उसकी नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली जिसमें 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ भी न था और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना न रोया और किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मज़े में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधक बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का, एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अनजाने ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार्के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या स्वाभाविक रूप से बहुत मज़े में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता, निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था। पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थी। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोवीले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते। घर घर में रुपए रहते हुए भी लोग कर्ज ले लेकर खाते, फटे हालों की तरह रहते। इसी में निवाह था। काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ आजन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खानी के मुहर्रिर दूध की कुल्लियाँ करते थे। इस अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया।
ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में एक मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह 1 हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा था। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो गए हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि अब उस इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य के बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह दरवाजे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास का आवाज़ परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन तुम्हारी ये क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। ना उस दिन तुमसे बात करती, ना मुझे यह विपत पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूँगी, मुंह में कालिक लगवा दूँगी। चुड़ैल कुटनी तू मेरी किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी ना सहा गया। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। बोली, बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। चीखते नाक कटती है तो मेरा निवाह यहाँ ना होगा। ईश्वर ने मुँह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट को हो जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी, उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गया है। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लौंडियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी ना किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आहा, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह एहसान। मालिन को इत्मीनान दिलाया। उसके पास अगर दौलत होती तो उसे मालामाल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रखो। अकेले मेरा जी भी नहीं लगता। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बोले, बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगन लाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी इस आवारागर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहाँ ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ़ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना बड़ा मुश्किल है। यही झोपड़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। अंधेर नगरी है, जब तुम्हारा सुबीता कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरते इश्क उसकी जवान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले मासूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील दूर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उससे रंभा का कोई मेल ना था। सौंदर्य नाम की चीज़ का अनुभव भी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा ले उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा, एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा।
चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई, नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका हूँ, मगर क्या तू मेरी हो भी सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझ कर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आव और ताव उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर है कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित न हो चुके हैं? कौन कहता है कि उस सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिनों की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए, तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है, जरा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा का ज्यों का त्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता, त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता। वह रोज उसे पानी निकालते देखता, रोज घर में झाड़ू देती, खाना पकाती, और मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में मज़ा आ जाता। वह अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी ना आया था। हमेशा अपनी कोठरी साफ सुथरी रखती। न जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता। क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी शर्मीली निगाहें थी। उसने कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज़ कैसी मीठी! उसकी हंसी की आवाज़ कभी उसके कान में नहीं आई। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती। जब वो किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़े की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके सरल स्वभाव की सरलता और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते। इंसाफ पसंद लोग तो सादर सत्कार से काम निकाल लेते, और जो ज़्यादा समझदार थे वे लगातार तकाज़ों का इंतज़ार करते। चूँकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के गरीबी से उसका गला नहीं छूटता। जब वह रंभा को चक्की पीसते देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता। जब कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल भी छिप जाता, मगर कुछ बस ना था काबू। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंभा की उन वफा से भरी खातिरदारियों की तुक वह कैसे बिठाता। वफा का ही वह जादू है, रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है। मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मद्दा अब बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक उस अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आशिक का पाया था और जवान मासूक की। एक रोज़ शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़े सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थीं। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ ना आती तो तुम कभी मुझसे ना बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज़ में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। पौ फटते वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारी हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली। रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में
चक्की की घुमर घुमर बहुत सुहानी मालूम होती और उसके सुर में सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गा रही थी। झूलनिया मोरी पानी में गिरी, मैं जानू पिया मोको मने हैं, उल्टी मनावन मोको पड़ी, झूलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ना मिलकर उस वीरान झोपड़े को कुंजबाग बना दिया। अब वहाँ गाय थीं, फूलों की क्यारियाँ थीं, कई देहाती ढंग के मोड़े थे, सुख सुविधा की अनेक चीज़ें दिखाई पड़ती। एक रोज़ सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेज पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। अब वह वकील हो गया। मगनदास ने अब पहचाना और कुछ झेपता हुआ झिझकता हुआ उससे लिपट गया और बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटनाओं और संयोगों के बारे में एक दूसरे से बातें करते रहे। दोस्तों, अभी तक हमने जो कहानी सुनी त्रिया चरित्र का, वो एक पार्ट था। अब उसके आगे का पार्ट हम आज के इस व्याख्यान में सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने उसको छोड़ा था, उस कहानी को हम वहाँ से ही इसका प्रारंभ फिर से करते हैं। मगनदास, जो कि कौन है, छगनदास का बेटा, वो भी कौन सा बेटा, जो दत्तक पुत्र गोद लिया गया था। मगनदास के द्वारा जब उसको खबर भिजवाई गई कि उसके यहाँ पर भाई पैदा हुआ है, तो वो घर ना जाकर अपनी पत्नी के यहाँ गया। जब उसने पत्नी के बारे में सुना कि वो तो बहुत ही ऐशो आराम में जीती है, तो वो वहाँ से भी वापस लौट आया। अब इसके बाद आगे वो क्या करता है, हम आगे देखते हैं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा, जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की एक दुकान थी। यहाँ आसपास से मजदूर लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यावहारिक पाठ मिल जाता। मगनदास थका मांदा था ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा था और सुबह को उसकी नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली, जिसमें 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ भी न था और भूख, जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना न रोया और किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मज़े में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधक बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का, एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अनजाने ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार्के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नज़र आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या स्वाभाविक रूप से बहुत मज़े में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता,
निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था। पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थी। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोवीले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते। घर घर में रुपए रहते हुए भी लोग कर्ज ले लेकर खाते, फटे हालों की तरह रहते। इसी में निवाह था। काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ आजन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खानी के मुहर्रिर दूध की कुल्लियाँ करते थे। इस अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में एक मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा था। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो गए हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि अब उस इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है, मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य के बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज़ जब शाम के वक्त वह दरवाजे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास का आवाज़ परछे जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन तुम्हारी ये क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और वो पहचान गई। रोकर बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। ना उस दिन तुमसे बात करती, ना मुझे यह विपत पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूँगी, मुंह में कालिक लगवा दूँगी। चुड़ैल कुटनी तू मेरी किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी ना सहा गया। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। बोली, बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। चीखते नाक कटती है तो मेरा निवाह यहाँ ना होगा। ईश्वर ने मुँह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट को हो जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ, मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गया है। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लौंडियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी ना किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आहा, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह एहसान। मालिन को इत्मीनान दिलाया। उसके पास अगर दौलत होती तो उसे मालामाल कर देता। सेठ मक्खनलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रखो। अकेले मेरा जी भी नहीं लगता। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बोले, बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगनलाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी इस आवारागर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहाँ ले आओ।
मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ़ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना बड़ा मुश्किल है। यही झोपड़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। अंधेर नगरी है, जब तुम्हारा सुबीता कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरते इश्क उसकी जवान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले मासूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील दूर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उससे रंभा का कोई मेल ना था। सौंदर्य नाम की चीज़ का अनुभव भी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो उसने पहले कभी नहीं देखा। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा, एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका हूँ, मगर क्या तू मेरी हो भी सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझ कर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आव और ताव उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर है कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित ना हो चुके हैं? कौन कहता है कि उस सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिनों की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए, तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है। ज़रा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा का ज्यों का त्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता। त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता। वह रोज उसे पानी निकालते देखता, रोज घर में झाड़ू देती, खाना पकाती, और मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में मज़ा आ जाता। वह अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी ना आया था। हमेशा अपनी कोठरी साफ सुथरी रखती। न जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता। क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी शर्मीली निगाहें थी। उसने कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज़ कैसी मीठी! उसकी हंसी की आवाज़ कभी उसके कान में नहीं आई। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती। जब वो किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़े की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके सरल स्वभाव की सरलता और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते। इंसाफ पसंद लोग तो सादर सत्कार से काम निकाल लेते, और जो ज़्यादा समझदार थे वे लगातार तकाज़ों का इंतज़ार करते। चूँकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के गरीबी से उसका गला नहीं छूटता। जब वह रंभा को चक्की पीसते देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता। जब कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल भी छिप जाता, मगर कुछ बस ना था काबू। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंभा की उन वफा से भरी खातिरदारियों की तुक वह कैसे बिठाता। वफा का ही वह जादू है, रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है। मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मद्दा अब बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक उस अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल
आशिक का पाया था और जवान मासूक की। एक रोज़ शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़े सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थीं। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ ना आती तो तुम कभी मुझसे ना बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज़ में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, यह मेरी बहनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। पाँव फटते वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारी हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली। रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घुमर घुमर बहुत सुहानी मालूम होती और उसके सुर में सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गा रही थी। झूलनिया मोरी पानी में गिरी, मैं जानू पिया मोको मने हैं, उल्टी मनावन मोको पड़ी, झूलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ना मिलकर उस वीरान झोपड़े को कुंजबाग बना दिया। अब वहाँ गाय थीं, फूलों की क्यारियाँ थीं, कई देहाती ढंग के मोड़े थे, सुख सुविधा की अनेक चीज़ें दिखाई पड़ती। एक रोज़ सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेज पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुँचा। उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। अब वह वकील हो गया। मगनदास ने अब पहचाना और कुछ झेपता हुआ झिझकता हुआ उससे लिपट गया और बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटना और संयोगों के बारे में एक दूसरे से बातें करते रहे।